हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एनएसईसी 2024 के क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन के बारे में। यार, संडे को एनएसईसी का एग्जाम है और इस पेपर को अगर देख लोगे तो होपफुली तुम्हें मदद मिल जाएगी और एक इंसाइट मिलेगी कि हाँ, पेपर को आसानी से किया जा सकता है। और जो लोग केमिस्ट्री में मेंस 2026 या 2026 एडवांस की तैयारी कर रहे हैं वो भी एनएसईसी के पेपर को अच्छे से देख लेना, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2025 के मेंस में। तो जो इस साल वाला पेपर आएगा मैं वो भी डिस्कस कर दूंगा और हम लोग उसमें भी देखेंगे कि उससे कहीं अगर मेंस में मदद हो रही होगी तो हो जाएगी, ठीक है ना। तो इनिशियली सवालों पे चलते हैं और देखते हैं क्या कर रहा है। सवाल कह रहा है, क्लोज्ड वेसल विद रिजिड वॉल्स कंटेनिंग, रिजिड वॉल है, ध्यान रखना एक्सपेंडेबल नहीं है, रिजिड वॉल कंटेनिंग 1 मोल ऑफ कंपोनेंट एम, ठीक है, 0.9 मोल्स जिसमें लिक्विड है और 0.1 मोल वेपर है। अब इसमें क्या किया, 0.1 मोल ऑफ कंपोनेंट ऑफ एन जिसका वेपर प्रेशर पी एन नॉट है इज एडेड सोनली टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम कंडीशन। एज्यूम एम एंड एन फॉर्म आइडियल सोल्यूशन, द टोटल प्रेशर एट द एंड ऑफ द एडिशन पूछ रहा है। तो देखो क्या करेंगे कि इनिशियली क्या हमारे पास, इनिशियली अब देखना सवाल में क्या है। इनिशियली वी हैव ओनली, क्या है हमारे पास, वी हैव ओनली एम। तो उस टाइम पे वेपर प्रेशर कितना आ जाएगा, वेपर प्रेशर कितना आ जाएगा, पीएम प्राइम के बराबर आ जाएगा, जिसमें 0.9 मोल कहाँ पे है, वेपर में, और 0.1 मोल कहाँ पे है, 0.9 मोल कहाँ पे है, 0.9 मोल लिक्विड में और 0.1 मोल वेपर में, ठीक है। तो पीएम प्राइम आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन अगर हमें निकालना है, मोल फ्रैक्शन of m and n after adding n, 0.1 mole of n। अगर हमने 0.1 मोल ऑफ n अगर मिलाया तो मोल फ्रैक्शन किसके बराबर हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ m जो हो जाएगा, ये मोल फ्रैक्शन है, अल्फा नहीं लिखा हुआ यार, है ना, ये मोल फ्रैक्शन लिखा हुआ है, मैं ऐसे जाई बना देता हूँ, ठीक। तो हो जाएगा 0.9 अपॉन 0.9 प्लस 1 यानी कि 0.9, और मोल फ्रैक्शन ऑफ n विल बी 0.1 अपॉन 0.9 प्लस 1 यानी कि 0.1। अब ये मोल फ्रैक्शन हो गया हमारे पास 0.1 मोल n मिलाने के बाद। अब कह रहा है कि जब इक्विलिब्रियम मेंटेन रहा तो हम पी टोटल निकाल सकते हैं। तो पी टोटल विल बी किसके बराबर हो जाएगा, 0.9 पी एम प्राइम प्लस 0.1 पी एन प्राइम। ये हमने कहाँ से निकाला, फ्रॉम राउल्ट लॉ लिख दिया, आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं क्योंकि, बोलो, राउल्ट लॉ से लिखा जा सकता। अब क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे तो हमें बताना है कि जो टोटल प्रेशर है वो एंड में डिक्रीज किया या इंक्रीज किया। तो हम क्या करें कि पी टोटल, इसे हम फाइनल लिख दें, तो पी टोटल फाइनल में से पी इनिशियल माइनस कर दें। अब पी टोटल फाइनल में से पी इनिशियल माइनस करेंगे तो पॉइंट, ये कितना हो गया, फाइनल हो गया 0.9 पी एम प्राइम प्लस 0.1 पी एन प्राइम माइनस 1 पी एन प्राइम, ठीक। तो ये हो गया 0.1 पी एन प्राइम माइनस पी एम प्राइम के बराबर आ गया, ठीक। तो अब कह रहा है कि अगर हमें ये नंबर कैसा चाहिए, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा कि पी एन प्राइम ग्रेटर देन पी एम प्राइम होगा, तो ये नंबर पॉजिटिव आएगा और टोटल प्रेशर कैसा आ जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये लेस देन आया तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसमें देखो क्या कर रहा है, डिक्रीजेस पीएम को छोटा होना चाहिए, तो ये क्या होगा, घटेगा, बढ़ना चाहिए, ये तो घट रहा है। तो ये आ गया पीएम प्राइम लेस देन पी एन प्राइम आया तो कैसा हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ये नंबर पॉजिटिव आ जाएगा। तो आंसर इसका क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। भाई बेहतरीन सवाल है, अच्छे तरीके से ओलंपियाड गए हैं और ओलंपियाड के थ्रू डायरेक्ट एडमिशंस भी हो रहे हैं, तो यार थोड़ा सा सवाल को तो देखना पड़ेगा ही और ढंग से देखना पड़ेगा, ठीक है। अगला सवाल चलता है। अगला सवाल कह रहा है, अ स्कूबा डाइवर एक्सीडेंटली सरफेसेस फ्रॉम द डेप्थ एट 100 फीट इन वाटर, जहाँ पे प्रेशर जो है वो 4 atm है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस from air is 78% nitrogen in air, in water is standard condition is 15 milligrams per liter at 37 degrees centigrade. The volume of N2 gas released into the blood stream of the diver from each liter of blood is, और ब्लड को हमें कैसा मानना है, वाटर की तरह मानना है। तो प्रेशर निकालने अगर हम सीधे कि डेप्थ में प्रेशर कितना है, प्रेशर ऑफ N2 एट डेप्थ कितना है, डेप्थ में कितना है कि 4 atm प्रेशर है। जब 1 atm प्रेशर था तो नाइट्रोजन का प्रेशर कितना था, 0.78। अगर 4 atm हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये करते हैं, ये आ जाएगा कितना, 3.21 atm,
ठीक है, ये आ जाएगा किसमें पे प्रेशर आ गया, ये हमारा डेप्थ में आ गया। अब कह रहा है कि कितना N2 रिलीज किया जाएगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 एट सरफेस कितना है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 एट सरफेस कितना है, 0.78 है, क्योंकि सरफेस पे तो एटीएम प्रेशर ही है, 0.78 है। तो फ्रॉम हेनरीज लॉ अगर हम कहें, फ्रॉम हेनरीज लॉ अगर हम कह दें, हेनरीज लॉ, तो सॉल्युबिलिटी जो होगी वो के एच इंटू पी होगी। तो के एच की वैल्यू आ गई कितनी, सॉल्युबिलिटी कितनी आई, सॉल्युबिलिटी आ रही थी 15 ग्राम, 15 मिलीग्राम्स, 15 मिलीग्राम पर लीटर आ रही थी, और प्रेशर आ रहा था 0.78। तो यहाँ से आ गई सॉल्युबिलिटी, जो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आ गई, के एच की वैल्यू आ गई जो अपने पास में, वो कितनी आ गई, 19.23 मिलीग्राम पर लीटर आई। ध्यान रखना भाई कि एनएसईसी में अपने पास कैलकुलेटर अलाउड है, तो तुम कैलकुलेशन के लिए तो परेशानी नहीं होगा। ठीक, तो मास कितना आ गया, मास ऑफ N2 एट डेप्थ कितना आ गया, 19.23 ग्राम पर ml चाहिए, और कितना है, 3.12 है। ठीक, तो ये आ गया कितना, 60 मिलीग्राम पर लीटर आ गया डेप्थ में। ठीक, मास हमने निकाल लिया, के एच इंटू प्रेशर कर दिया, तो हमसे मास निकल आया। ठीक, अब मास निकल आया, तो मास एट सरफेस कितना है, मास एट सरफेस कितना है, 15 ग्राम पर ml, मिलीग्राम पर ml है, और वहां पे कितना आ गया, 60 आ गया। तो मास रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम कितना आ गया, मास रिलीज इन ब्लड स्ट्रीम कितना आ गया, 60 था डेप्थ पे, और 15 ऊपर आके आ गया, यानी 45 मिलीग्राम पर लीटर कहाँ पे रह गया, ब्लड स्ट्रीम में रह गया। तो मोल्स कितने आ गए, मोल्स ऑफ N2 कितने आ गए, 45 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 10⁻³ मोल्स आ गए। तो हमें वॉल्यूम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी यूज कर लेंगे। तो प्रेशर है 1 atm, वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है, एन की वैल्यू आ गई 45/28 इंटू आर की वैल्यू होगी कितनी, 0.0821 इंटू 300। कैलकुलेटर अपने पास होता है, इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 40.9 इंटू 10⁻³ लीटर्स आ जाएगा, या 41 ml आ जाएगा, सीधा आंसर। ठीक है, कैलकुलेटर अपने पास होता है, इसमें दिक्कत की बात नहीं। बढ़िया सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल बनाया गया कि डेप्थ में जाने से क्या हो रहा है, प्रेशर 4 atm हो जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं जब डेप्थ में जाते हैं तो क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। तो वहां से हमने केएच की वैल्यू फाइंड आउट कर ली कि डेप्थ में हमें सॉल्युबिलिटी पता है कितनी है। ठीक है, तो हमें सरफेस पे ना, सरफेस पे सॉल्युबिलिटी पता है और डेप्थ में हमें निकालनी है। तो सरफेस पे हमने केएच की वैल्यू निकाली, केएच सॉल्वेंट के लिए फिक्स होता है और ब्लड स्ट्रीम को वाटर के जैसा सॉल्वेंट कर रहा है तो फिक्स रहेगा। तो मास निकाल लिया हेनरी लॉ लगा के, फिर माइनस कर दिया और सीधे वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। तो आंसर इसका आ गया फिर 41 ml। तो आंसर बी मार्क कर देंगे। ठीक, अगला क्या कर रहा है, अब 35 डिग्री ड्रॉप इन टेम्परेचर फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड causes a 8.2 fold decrease in the rate of the first order reaction. The half life of the reaction is 3.2. What will be the half life of the temperature at -10 डिग्री सेंटीग्रेड कह रहा है। ठीक, तो हमसे कह रहा है कि K at 25 जो हमें दिया हुआ है अपॉन K at -10, वो हमें दे रखा है कितना, 8.2 दे रखा है। ठीक, 35 डिग्री का ड्रॉप कर रहा है 25 से, तो ऑब्वियसली -10 पे पहुंच गया। ठीक, तो K-10 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, K-10 की वैल्यू आ गई K25 अपॉन 8.2, और K25 की वैल्यू जो हमें दी हुई है वो 0.693 अपॉन टी हाफ दे रखी है। ठीक, तो ये कितना आ गया, ये आ गया यहाँ से 0.693 अपॉन टी हाफ अपॉन 8.2। ठीक, इसे डिवाइड कर देना, तो यहाँ से K-10 की वैल्यू जो आ जाएगी 0.0264 आ जाएगी। तो इसका टी हाफ कितना निकल आएगा, इसका टी हाफ निकल आएगा 0.693 अपॉन 0.0264, तो ये आ जाएगा 226.2 आवर्स के बराबर।
ठीक, तो आंसर सी आ जाएगा। ये ध्यान रखना 35 डिग्री डिक्रीज कर रहा है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं कह रहा है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड से हमने 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम किया, यानी कि कहाँ पहुंच गए, -10 पे पहुंच गए। ठीक है, 30 कम करते मतलब 25 कम करते तो 0 हो जाता, और 0 से -10 तक पहुंच गए, और 8 फोल्ड इंक्रीज हो रहा था, तो हमने के की वैल्यू निकाल ली सीधे सीधे फॉर्मूले को यूज करके, और काम खत्म हुआ अपना। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है एन आइडियल गैस रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड एज ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। ठीक है, कह रहा है कंसीडरिंग द फैक्ट दैट ऑल कंपोनेंट्स आर आइडियल एंड देयर वर ओनली ए एंड बी प्रेजेंट इनिशियली, फाइंड आउट द ऑप्शन विच इज ऑलवेज ट्रू एट इक्विलिब्रियम। ऑलवेज ट्रू एट इक्विलिब्रियम क्या कहेंगे कि हमारे पास दो इक्विलिब्रियम है, मान लो कि ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी है। ठीक, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी है, टी इक्वल्स टू 0 पे हमारे पास ये ए मोल था, ये बी मोल था, ये 0 0 था। टी इक्वल्स टू टी आते आते क्या होगा, ये ए माइनस एक्स होगा, ये बी माइनस एक्स होगा, तो ये एक्स और एक्स हो जाएगा। बोलो हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि सी और डी के नंबर ऑफ मोल्स हमेशा बराबर आएंगे। सी और डी के नंबर ऑफ मोल्स बराबर आएंगे, ए और बी कोई भी नंबर ले लो, हमेशा सी और डी के नंबर मोल्स बराबर आएंगे। तो हम क्या आंसर मार्क कर देंगे, सी मार्क कर देंगे, क्योंकि सी और डी के नंबर ऑफ मोल्स क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अगला क्वेश्चन कर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देख लेते हैं, द एडिशन ऑफ नियॉन गैस फेज रिएक्शन इक्विलिब्रियम मिक्सचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम डज नॉट अल्टर द इक्विलिब्रियम। बिल्कुल सही बात है ये, कि ये तो बात सही है। ठीक, अब क्या कर रहा है, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन इन ए क्लोज कंटेनर सिस्टम with constant temperature and pressure, if delta G upon del epsilon is at constant T and P 0, where जो एप्सिलॉन है वो हमारा क्या है, वो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है, और कह रहा है कि प्रोसीड इन रिवर्सिबल डायरेक्शन। तो डेल्टा जी को कैसा होना चाहिए, डेल्टा जी और प्रोसीड, जब रिएक्शन प्रोसीड कर रही है फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन इन क्लोज्ड कंटेनर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो डेल्टा जी ओवर डेल्टा जो रिएक्शन का रेट है, बाय द वे रिएक्शन का रेट क्या होगा, रिएक्शन अगर फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड्स इन रिवर्स डायरेक्शन, तो डेल्टा ई कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एक माइनस लगाओगे तो डेल्टा जी कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये सही कह रहा है। ठीक, कह रहा है कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट टेक्स प्लेस इन लिमिट्स ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन इन एक्वस कंडीशन। तो कंप्लीट डिसोसिएशन तो कभी नहीं होता, नेवर हैपेंस। हम लोग कहते हैं कि अल्फा क्या होगा, अल्फा टेंस टू 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1 नहीं होगा, टेंस टू 1 हो जाएगा। द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ ए स्पीसीज ऑलवेज प्योर सब्सटेंस, नहीं, बिल्कुल नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी हो सकती है, प्योर फॉर्म में होना जरूरी नहीं है। तो आंसर क्या आ गया, ए और बी आ गया इसका। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। और ये सवाल पेपर में आ सकता है तुम्हारे मेंस के भी। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ओवरऑल रिएक्शन हमें बतानी है और इनमें बताना करेक्ट सेट कौन सा है। तो क्या करो, इसे किसे लिख लो, इससे ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी है, 2c गिव्स f है, और f प्लस बी गिव्स 2a प्लस जी है। ठीक, ये हो गया। अब हमें इससे क्या करना, ओवरऑल रिएक्शन बनानी। तो हम इसे अगर 1 मान ले, इसे 2 मान ले, और इसे 3 मान ले। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, अब इसे कंप्लीट करने के लिए क्या करो, अगर हम इसमें 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 2 कर दें, और प्लस 3 कर दें, तो इसे जरा देखना क्या हो जाएगा। 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2a प्लस 2b गिव्स 2c प्लस 2d हो गया, हो गया। और ये हो गया 2c गिव्स f, और ये हो गया f प्लस बी गिव्स 2a प्लस जी। तीनों को ऐड कर दो तो 2c से 2c कैंसिल हो गया, 2a से 2a कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हुआ नहीं, और f से f कैंसिल हो गया। तो ये बच गया क्या, 3b गिव्स 2d प्लस जी। तो ऐसा इक्विलिब्रियम बनेगा 2d प्लस जी। तो पहली तो एक बात सही लिखी है, अ कैटलिस्ट, ए इज अ कैटलिस्ट एंड बी इज अ रिएक्टेंट। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो कैटलिस्ट है जो ओवरऑल रिएक्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, ओवरऑल रिएक्शन नहीं दिखाई दे रहा, तो 2 सही हो गया। इसे बिगाड़ दो, ये गलती से टिक हो गया। कह रहा है सी एंड एफ आर ऑल्सो इंटरमीडिएट। तो बिल्कुल सी और एफ भी आपस में क्या हुए, कट गए, सी और एफ भी आपस में कट गए, तो ये भी क्या है, इंटरमीडिएट से। डी एंड जी आर प्रोडक्ट वो फाइनल इक्वेशन में दिखाई दे रहे हैं, तो चारों स्टेटमेंट सही हो गए, तो आंसर आ गया डी। बढ़िया इक्विलिब्रियम का सवाल, आराम से पूछा गया तुमसे, संभाल के, है ना। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है फॉर 1 मोल ऑफ अ वैन डर वाल्स गैस एट बी इक्वल्स टू 0, द प्लॉट ऑफ पीवी वर्सेस 1/v एट 298 केल्विन
gives an intercept of 24.4 liter ATM liter mole inverse and the slope is 2.5 liter square mole ATM mole inverse. The value of van der Waals constant A कह रहा है. तो जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, A अपॉन वी एम स्क्वायर वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी. कह रहा है कि B को इक्वल्स टू 0 कर दो तो ये हो जाएगा पी वी एम प्लस ए बाई वी एम इज इक्वल टू आर टी. तो पी वी एम किसके बराबर हो जाएगा, पी वी एम हो जाएगा आर टी प्लस आर टी माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर. ठीक है. अब जो स्लोप दे रखा है हमें, अगर हम इसका ग्राफ बनाए किसका, पी वी एम वर्सेस वी एम का, तो इसका जो स्लोप आएगा नेगेटिव वो ए के बराबर आ जाएगा और जो इंटरसेप्ट है वो किसके बराबर आएगा, इंटरसेप्ट अपना आ जाएगा किसके बराबर, आर टी के बराबर. ठीक. तो स्लोप की वैल्यू दे रखी है हमें, स्लोप की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू आ जाएगी 2.5 किस कौन लीटर स्क्वायर एटीएम मोल इनवर्स. ठीक. मोल की पावर -2. तो आंसर आ गया डी इसका. सीधे सीधे करना था, इंटरसेप्ट का कोई खेल ही नहीं था. अच्छा सवाल पूछा गया स्टेट्स ऑफ मैटर का. ठीक. अब ये कह रहा है कि द फॉलोइंग 3 प्लॉट्स शोज द वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विद ml of titrant added 3 titrations on the of aqueous solution of Na2SO4 barium ammonium sulfate और barium chloride. The molar ionic conductance of in semen per mole अगर हमें बताना है तो हम क्या कर रहे हैं कि इसमें क्या किया हमने, टाइटर और टाइट्रेंट अलग अलग ले लिए. अब जरा टाइटर और टाइट्रेंट को एनालाइट हमने जो है उसका पहले हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने, तो वो कितना हो जाएगा, Ba2 प्लस है प्लस 2Cl माइनस है. तो ये हो जाएगा 127.3 प्लस 76.4 इंटू 2. तो ये कितना हो गया, ये हो गया 280.1. ठीक. फिर वो निकालना हमने किसका, Na प्लस का निकाल लो. Na प्लस का कैसे मतलब किसका निकाल लेते हैं, ये BaCl2 हो गया, दूसरा क्या Na2SO4, तो Na2SO4 का निकाल लो. Na2SO4 कैसे ब्रेक होगा, ट्वाइस Na प्लस होगा और SO4 2 माइनस में होगा. ट्वाइस Na2 प्लस कितना हो गया, 2 इंटू 50.1 प्लस 160 यानी कि हो गया ये 100.2 प्लस 160 यानी कि 360.2. ठीक. इसी तरह से BaCl2 का तो अभी हम लोग निकाल ही लिया. अब कह रहा है कि अमोनियम सल्फेट को जब ऐड किया गया, जब अमोनियम सल्फेट को ऐड किया गया तो जरा ध्यान से देखना, अमोनियम सल्फेट को जब ऐड करोगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा. बोलो, क्योंकि बेरियम सल्फेट बनेगा और अमोनियम क्लोराइड बनेगा, 2 मॉलिक्यूल, तो कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा. जब बढ़ेगा कंडक्टेंस तो बढ़ता हुआ किसमें दिखाई दे रहा है, बढ़ता हुआ तुम्हें दिखाई दे रहा है पहले. अच्छा, इनिशियली तो 2 आयंस है वो दोनों लगभग बराबर रहेंगे तो कांस्टेंट आएगा फिर बढ़ेगा. तो आंसर इसका तो ये आ गया 1 का सी आ गया. ठीक है. ठीक है. जो 3 बन रहा है वो किसके लिए बन रहा है, 3 जो बन रहा है वो 1 के लिए बन रहा है, सॉरी 3 जो बन रहा है वो किसके लिए बन रहा है, या 1 का जो 3 है 3 का आ गया आंसर बी, पहले बढ़ रहा है और फिर ये ऐसे हो रहा है. ठीक है. तो ये आ गया किसका, ये आ गया आंसर सेकंड का ए आ गया. सेकंड का ए आ गया, पहले बढ़ा और ए आया तो ए वाले के लिए सेकंड का ए आ गया. अब मतलब ये समझ में आया कि पहले कंडक्टेंस कम था और फाइनली बढ़ गया तो क्या हुआ, स्लोप बढ़ता हुआ आएगा और फिर आगे टिल्ट कर जाएगा. तो इसका ए हो गया. अब इसे देखो, सी वाले को देखो, ये BaCl2 और Na2SO4 है. जब Na2SO4 लोगे तो Na2SO4 हो जाएगा 100 और 160, 160 हो गया. अब 160 ये 260 हो गया, 260 और पहले कितना था, 280 था. तो 260 और 280 में क्या हुआ, ये डिक्रीज किया फिर बढ़ा. पहले 280 था फिर 260 हो गया यानी डिक्रीज किया. और तीसरे में क्या होगा, तीसरे का तो अपने आप क्या आ जाएगा, तीसरे का अपने आप बी आ जाएगा. तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हमारा सी आ जाएगा. ठीक है. ये ग्राफ ध्यान से एनालाइज करना. पहले में क्या हो रहा था, पहले में ग्राफ में क्या हो रहा है, पहले डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया. तो डिक्रीज किया कहाँ से, 280 में से माइनस करके 260 बचा, तो यानी कि ये डिक्रीज हो गया ना, डिक्रीज हुआ तो क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा अपने आप ही. समझ में आई बात.
सवाल को पूछने का तरीका बहुत बेहतरीन है इन लोगों का, ये अच्छी बात है। क्या कह रहा है अगला सवाल? जो कह रहा है कि 150 ग्राम्स ऑफ लिक्विड वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज मिक्स्ड विद 40 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन ए कॉफी कप कैलोरीमीटर, द फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज। ठीक, अब हमसे क्या कह रहा है कि 150 ग्राम वाटर, क्या अमाउंट ऑफ वाटर कितना हो गया? अमाउंट ऑफ वाटर जो हो गया वो आ गया 150 ग्राम, और अमाउंट ऑफ आइस जो आया वो आ गया कितना? 40 ग्राम। ठीक, अब कॉफी कप कैलोरीमीटर में मिलाया गया, तो इससे हम पहले निकाल दें हीट। इससे हीट निकालो, हीट फॉर वाटर कितनी आ जाएगी? 150 इंटू कितना लिया? 20 डिग्री सेंटीग्रेड लिया, और एम एस डेल्टा टी होगा तो एस की वैल्यू होगी 4.2, तो ये आ गया 12,600। ठीक, और हीट फॉर आइस कितनी आ जाएगी? देखिए 40 इंटू 334.72। ठीक, क्यू इक्वल टू एम एल लगा दिया। ठीक, तो ये नंबर सॉल्व किया तो ये आ गया कितना? 13,388। अब हो क्या रहा है कि जो आइस की एनर्जी है ज्यादा और वाटर की कम है, तो टेम्परेचर पूरा नीचे जाएगा नहीं, और आइस क्या होगी? बच जाएगी। सिंस द हीट रिलीज्ड in case of ice is more, so the temperature will remain 0। टेम्परेचर कैसे मूव करेगा? 0 हो जाएगा। टेम्परेचर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, आराम से लगाते रहो सवाल। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि फॉर अ केमिकल रिएक्शन एक्स वाई गिव्स जेड, फॉलोइंग रिएक्शन मैकेनिज्म इज फॉलोड, ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट एज। अच्छा ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? पहले इसके लिए क्या लिखेंगे? इसके लिए के इक्विलिब्रियम 1 लिख लेते हैं, और इसके लिए के इक्विलिब्रियम 2 लिख लेते हैं, और ऊपर वाली रिएक्शन के लिखना। तो के इक्विलिब्रियम 1 की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? एक्स एस एस अपॉन एक्स गैस प्लस एस गैस। ठीक, और के इक्विलिब्रियम 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के इक्विलिब्रियम 2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी? जेड गैस प्लस एस गैस, एस सॉलिड डिवाइडेड बाय, सॉलिड को तो हटा दें, वाई गैस आ गया जाए। ठीक, अब क्या करो, K1 और K2 में हमें रिलेशन निकालना है, तो K1 और K2 को हम कैसे लिख दें? के इक्विलिब्रियम 1 को लिख देंगे क्या? K1 अपॉन K2, और इसे लिख देंगे किसके? K3 अपॉन K4 के। ठीक, तो K ओवरऑल कितना आ जाएगा? K ओवरऑल अगर हमें रिएक्शन निकालनी हो, ओवरऑल रिएक्शन कैसे निकालेंगे? इन दोनों को हम क्या करें? x प्लस वाई हमें चाहिए, x प्लस वाई चाहिए, तो इससे इसे कैंसिल कर दें, और इससे ये कैंसिल हो जाए, दोनों को ऐड कर दें। ओवरऑल रिएक्शन विल बी के इक्विलिब्रियम 1 इंटू के इक्विलिब्रियम 2, तो आ जाएगा एक्स एस सॉलिड डिवाइडेड बाई एक्स गैस प्लस एस गैस इंटू वाई गैस अपॉन जेड गैस इंटू सी गैस। ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या आ गया? इससे इंटू एस गैस आ गया ये। ठीक, एस सॉलिड है गैस है? एस सॉलिड है, तो यहाँ पे एस सॉलिड लिख दो। सॉलिड को तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा K1 अपॉन K2 इंटू K3 अपॉन K4, K4 अपॉन K3। ठीक, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ओवरऑल जो K आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा? दिस इंटू दिस कितना हो जाएगा? K1 इंटू K3, K1 इंटू K3 आएगा, सॉरी, ये K1 इंटू K3 आ जाएगा,
अपॉन K4, तो ये हो जाएगा K1 K3 अपॉन K2 K4। कैसे आ पा रहा है ये? बस दोनों को ओवरऑल निकालना था तो ऐड करके क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया और ओवरऑल रिएक्शन का निकल आया। ठीक, जो ओवरऑल रिएक्शन हमें गिवन है, अगर तुम ऊपर ध्यान से देख लोगे तो और भी बात अच्छे समझ में आ जाएगी। वाई गैस सॉरी एक्स गैस प्लस वाई गैस गिव्स एक्स एस गैस प्लस एस गैस एस सॉलिड, ये गिवन था। अच्छा जेड गैस है, सॉरी सिंपल जेड ही है इसके लिए तो। ठीक है, तो सॉलिड वाले सारे हटा दो इसमें से, तो देखो ये बन जा रहा ना, ये आ जाएगा जेड अपॉन, हमने मल्टीप्लाई किया यार इसमें, यहाँ पे ऐसा कर लो, इसे मल्टीप्लाई करना था तो ये जेड गैस ऊपर लिखा जाएगा, एस गैस यहाँ लिखा, एस सॉलिड अपॉन वाई गैस ऐसा लिखा जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स गैस इंटू वाई गैस। ठीक, चलो तो आंसर आ गया क्या इसका? बी आ गया। सरल सवाल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को भी। कंफ्यूजन है, लिखने में बड़ी ताकत लग रही ना। अगले सवाल चल रहा है। गिवन बिलो इज ए गैल्वेनिक सेल Cu सॉलिड से Cu एक्वस एक्स मोलर Ag प्लस वाई मोलर, और इससे पूछा पॉसिबल कंडीशन फॉर गैल्वेनिक सेल टू डेवलप एन ईएमएफ ऑफ 0.5 वोल्ट। तो ये तो आसान सवाल है, कैसे करेंगे इसे भाई? हमें जो सेल दिया हुआ है वो दिया हुआ C सॉलिड Cu2 प्लस एक्वस एक्स मोलर Ag प्लस एक्वस वाई मोलर Ag प्लस Ag सॉलिड। तो ये हो गया अपना एनोड और ये हो गया अपना कैथोड। तो नेक्स्ट इक्वेशन लिख लें, ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय 0.06 ना लो, 0.0591 ही ले लो, डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ कॉपर 2 प्लस अपॉन Ag प्लस का होल स्क्वायर, अपॉन Ag प्लस का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू में चाहिए 0.5, ई नॉट सेल हो जाएगा ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो 0.8 माइनस 0.34, तो ये कितना हो गया? Cu2 प्लस अपॉन Ag प्लस का होल स्क्वायर। यहां तक सब लोग साथ साथ चलना है। तो यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे बचा कितना? पॉइंट, ये बचा 8 में से 80 में से 34 गया, कितना बचा? 46 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई 2 लिख देते हैं। ठीक है, इतना ही रखते हैं। कॉपर 2 प्लस की वैल्यू बेसिकली हम कितने लिख दें? एक्स लिख दें अपॉन वाई का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 0.04 इज इक्वल टू आ गया 0.06 बाई 2 इंटू लॉग ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक, तो 0.08 अपॉन 0.06 इज इक्वल टू आ गया किसके बराबर? लॉग ऑफ वाई स्क्वायर बाई एक्स के बराबर। तो ये 4/3 हो गया। तो हमें निकालना क्या है? पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। ठीक, तो ये 4/3 हो गया, तो लॉग की वैल्यू हो गई वाई स्क्वायर बाई एक्स। अब ऐसी कैसी वैल्यू डालें कि ये बराबर आ जाए? तो ये आ जाए कितना? 4/3 आ जाए वैल्यू। 4/3 का मतलब है कितना? 2 log 2। इसे वैसे सॉल्व ही कर दो तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁴ यानी कि एक्स बाई वाई स्क्वायर की वैल्यू जो आ गई 10⁻⁻⁴/3 आ गई। ये आ जाएगी 0.011। ठीक, मतलब ऐसे लिख दो इसे, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.046, तो एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करके देख लो, पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम ऑप्शंस। ऑप्शन से क्या करो? वैल्यू पुट करके देख लो। तो इससे जो तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी इससे कितनी? 0.011, और वाई की वैल्यू आ जाएगी 0.5। ठीक, तो आंसर कौन सा आ जाएगा? 0.5 और 0.011, तो आंसर आ जाएगा डी। देखो बड़े सवाल है, लेंदी है, लेकिन अच्छे लग रहे हैं सवाल लगाने में ना। क्या कह रहा है? करंट ऑफ 5 एम्पियर इज पास्ड फॉर एन आवर थ्रू 1 डेसीमीटर क्यूब
of 0.5 molar aqueous solution of sodium acetate, then the amount of ethane produced will be. अब अमाउंट ऑफ इथेन कैसे होगी, इसके 2 मोल से -2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो CH3 बनेगा। तो W इक्वल्स टू ZIT लगा दें, फैराडेज लॉ, W इक्वल्स टू ZIT लगा दें और इसमें एन फैक्टर कितना है 2, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500। तो अमाउंट ऑफ क्या कह रहा है 5 एम्पियर करंट है, 1 आवर के लिए किया तो 60 × 60 कर देता है। ठीक, और W E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E की वैल्यू देखना जरा, E कितना जाएगा, एसिटिक एसिड के केस में E कितना जाएगा, एसिटिक एसिड के केस में E कितना आएगा, एसिटिक एसिड की वैल्यू कितनी आ जाएगी CH3COH, नहीं मीथेन हम लेंगे क्योंकि इथेन का मास ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा 30/2, तो ये आ जाएगा कितना 15, तो ये आ जाएगा 15 अपॉन 96500 इंटू 5 × 60 × 60, ये कैंसिल हो गया, तो इससे आ गया 75/36 इंटू 75/965 इंटू 36, तो जाएगा 2.79। ठीक, फिर से कैलकुलेटर अलाउड है, ध्यान रखना, लेके जाना साइंटिफिक कैलकुलेटर, उसमें लिखा होगा कौन सा कैलकुलेटर अलाउड है। ठीक है ना, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा था, द रिजल्ट ऑब्टेन व्हेन द फाइनली डिवाइडेड मेटल पाउडर ऑफ PQRS is added to the aqueous solution of different metal nitrates given below। ठीक है, और हमसे ये पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट हो रहा, तो कोई ऐसा सॉल्ट है जो सिल्वर नाइट्रेट को डिस्प्लेस कर दे रहा है, Ag नाइट्रेट कर दे रहा है, यानी सबको डिस्प्लेस कर दे रहा है, यानी कि जो P जिंक को छोड़ के सबको कर दे रहा है, तो यानी कि ये जिंक को डिस्प्लेस कर दे रहा है, तो जिंक से ऊपर का मेटल होगा, यानी कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, सबसे कम होगा, तो Q का सबसे कम होगा, उसके बाद P होगा, तो QP वाला ऑप्शन कौन सा दे रखा है, B दे रखा है, तो B मार्क कर देंगे। रिडक्शन पोटेंशियल देखना था, हमें दे रखा है Q और P में Q का सबसे कम होना चाहिए क्योंकि वो सबको रिड्यूस कर दे रहा है, जिस वक्त Q में जो है वो सबसे ज्यादा आ गया, और P में क्या आ जाएगा, P में एक कम हो पा रहा है तो उससे कम, S में सबसे कम हो पा रहा है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, इसलिए। ठीक, अगला कह रहा है फाइंड द मोलैरिटी ऑफ कॉमर्शियली अवेलेबल कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन विद द लेवल ऑन द बॉटल इज एज शोन बिलो। ठीक है, हमें लेवल गिवन है और हमसे पूछ रहा है कि हमें इसकी निकालना है मोलैरिटी, तो जो लेवल पे लिखा हुआ उसके हिसाब से क्या लिखा है 95% वेट बाई वेट है ये H2SO4, जिसकी डेंसिटी दी हुई है 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसमें नंबर कोई कैसे भी ले ले, क्योंकि फिर से मैं कह रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है, इसलिए नंबर अगड़म बगड़म लिए जा सकते हैं। तो इसका मतलब 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन कंटेन 95 ग्राम्स ऑफ H2SO4। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम सोल्यूशन कितना आ जाएगा, वॉल्यूम कितना आ जाएगा 100 अपॉन 1.84, तो आ जाएगा 54.34 ml आ जाएगा। ठीक, आ गया, तो 100 ml सॉरी 54.34 ml में जो आयरन है वो है कितना है 95/98, तो 1000 ml में कितना होगा, तो 1000 ml में कितना होगा 95/98 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 53.34, तो इसे जब मल्टीप्लाई करके कर दोगे तो 17.83 मोलर आ जाएगा। ठीक, कैलकुलेशन में बार बार कह रहा हूँ ये 98 है, कैलकुलेशन में बार बार कह रहा हूँ कि कैलकुलेटर अलाउड होता है, मतलब तुम्हें लेके जाना है, क्योंकि इतनी गंदी कैलकुलेशन तुम कर ही नहीं पाओगे, है ना। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला कह रहा है द ऑक्साइड आयन विद द आयंस ऑफ द मेटल A and B together forms a crystal, the oxide gets organized into a cubic पैक क्रिस्टल, यानी CCB में जा रहा है, तो यानी कि ऑक्साइड क्या हो गया 4 हो गया। सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है ना, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, 4 आ गया, और कह रहा है इन द ऑक्साइड लेटेस द मेटल आयन ऑक्यूपाई 25% ऑफ ऑक्टेटोलॉइड। ऑक्टेटोलॉइड होते कितने 4, उनमें से एक आ गया, और बी कह रहा है 2, तो आंसर बन गया AbO4।
AB2O4 बन गया। ठीक, 50% है तो कह रहा 4 बन गया, 2 नहीं। 50% है तो कितने बन गया, B4 बन गया। तो बन गया AbO4 बन गया, AB4BO4 बन गया, यानी कि AbO4 बन गया। ठीक ठीक। अब इसमें क्या कह रहा है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए एंड बी, तो हमें टोटल कितनी चाहिए, -8 चाहिए। तो इसे हम क्या कर दें, इसे +4 कर दें, इसे -1 कर दें, -4 कर दें। तो इसे +4 और -4 करने का मतलब क्या है कि ये +1 हो गया और ये -1 हो गया और ये -2 हो गया। तो सबकी काउंट करोगे तो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये क्या आ गया, ये +4 आ गया, -1 और 0। तो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आई, ए और बी की, ए और बी की आई 4 और -4 और +1, सॉरी -1 कर रहा हूँ, +1 आ गई। ठीक, कैसे किया कि हमने मान ली इसकी x है और इसकी 4y है, इज इक्वल टू 2 हो गया। तो यहाँ से सॉल्व कर दिया इसे। ठीक है, आसानी से आ पा रहा, कोई दिक्कत मुश्किल समस्या परेशानी इसमें नहीं आ रही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कह रहा है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ स्टेट ऑफ हीलियम प्लस आयन इज लेस देन दैट ऑफ हाइड्रोजन इन द फोर्थ स्टेप। बिल्कुल बात है, एनर्जी क्योंकि z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एनर्जी लेस तो नहीं होगी, क्या होगी, मोर होगी, क्योंकि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, z² के। तो ये गलत हो गया। कह रहा रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, रेडियस ऑफ द फर्स्ट एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये तो मैंने बताई थी कि 5 to 9, इतनी प्रिसाइजली हमें पता नहीं है। कह रहा इन द लाइमन सीरीज एज द एनर्जी ट्रेवल थ्रू द ड्यूरिंग द ट्रांजिशन इंक्रीजेज। क्या कह रहा है, इन द लाइमन सीरीज एज द एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन increase, then the distance between the parallel goes on decreasing। तो ये तो बात कौन सी लिखी है, सही लिखी है। ठीक, और ये पहला क्या कह रहा था, पहला कह रहा था एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन में फोर्थ हीलियम ऑर्बिट, तो फोर्थ हीलियम ऑर्बिट के हिसाब से ये हो जाएगा -13.6 अपॉन n², एन की वैल्यू तो 1 ही है, तो हो जाएगा 4 × 13.6। और अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए निकालें तो हाइड्रोजन एटम के लिए कितनी आ जाएगी, 13.6 × 1। ठीक, तो फोर्थ ही है, ये सही है, ये तो सही है यार, एग्जैक्टली सही आ गया। तो 1 और 3 सही हो गया। फोर्थ पढ़ लेते हैं, द रेडियस ऑफ टू सेकंड बोर्ड्स ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ इज x, देन द एक्सपेक्टेड रेडियस विल बी 4/9x। ये तो गड़बड़ी है, ये तो क्या है, ये गड़बड़ी है, कैसे निकालेंगे, रेडियस हमारे पास क्या होती है, Rn इज इक्वल टू होती है 0.53 × n²/z। ठीक, तो रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, और l की वैल्यू आ गई 2। ठीक, तो इससे जो हमें Rn निकल आया वो आ गया -0.53 × n/4। ठीक, ये आ गया n की वैल्यू। अब क्या कह रहा है कि, अब कह रहा है सेकंड ऑर्बिट कह रहा है, ठीक है, कह रहा है इज एक्सपेक्टेड टू बी द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, इज एक्सपेक्टेड द एक्सपेक्टेड रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा, R3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.53 इंटू, क्या कर रहा है, 0.53 इंटू, ये हो गया 9/4। ठीक, तो अगर इसकी वैल्यू ऊपर वाले की अगर हमने लिखी है ये x है, तो ये भी x ही आ रही है, xy तो नहीं आ रही, तो ये गलत हो गया। कह रहा इन हाइड्रोजन एटम 3p एंड 3d ऑर्बिटल्स आर नॉट जनरेट ऑर्बिटल्स, ये तो गलत बात है कि वो तो जनरेट होते, तो आंसर क्या आ गया, a आ गया, इसका मतलब b आ गया, इसका 1 और 3 सही हो गया, बाकी गलत हो गया। अगला प्रोसेस मेटलर्जी कह रहा है, द फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड, जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है उसे मैग्नेटिक सेपरेशन से अलग कर सकते हैं, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को लीचिंग से अलग कर देंगे। लीचिंग आर द केमिकल मेथड्स टू सेपरेट द कंपाउंड्स। हम लोग किसमें पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे अपने मेटलर्जी में, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं। अगला कह रहा है द एनाइंस गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट कंप्लीटली सॉल्युबल इन कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन कौन से जो कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, बेरियम सल्फेट तो होगा नहीं, नाइट्रेट तो पहले से ही सॉल्युबल है, तो सल्फाइट और
क्लोराइड आ गया तो सल्फाइड और क्लोराइड, यानी आंसर ए मार्क कर दिया। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है द सब्स्टिट्यूटेड सिलिन विच कैन प्रोड्यूस डायमेरिक एंड साइक्लिक ट्राइमेरिक फॉर्म्स आर। अब साइक्लिक ट्राइमेरिक जो डायमेरिक फॉर्म है वो कैसी होगी, आर एस आई, मतलब अगर मैं सही से लिख दूं तो ये हम लोगों ने बनाया है एस आई आर। आर मैं कह रहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ओ माइनस आ गया यहाँ तक। ठीक, अब ये क्या हो रहा है कि ये यहाँ से एच एच जोड़ दे तो ये क्या बन जाएगा, इसका डायमेरिक फॉर्म बन जाएगा इससे, तो आंसर आ गया 2। और जब शीट बनानी होगी तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, डायमेरिक फॉर्म बनाने के लिए, डायमेरिक बनाने के लिए हमें एक, इससे तो शीट बन जाएगी यार, इससे आगे भी जोड़ते जाएंगे। डायमेरिक बनाने के लिए, डायमर बनाने के लिए हमें और चाहिए होगा क्या, R3 चाहिए होगा। R3SiCl इसलिए चाहिए क्योंकि इससे बनेगा R3SiOH बन जाएगा, और ये केवल डायमर ही बना पाएगा, ये केवल डायमर ही बना पाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा ये। तो आंसर क्या आ जाएगा, डायमेरिक के लिए 3 आ जाएगा और ट्राइमेरिक सिलिकॉन के लिए 2 आ जाएगा। ठीक, अगला क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ स्पीशीज हैविंग द करेक्ट डिस्क्रिप्शन। क्या आंसर आएगा, कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ स्पीशीज। तो CH4 और CH3 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन और शेप दोनों चीज सेम रही, इसमें हाइब्रिडाइजेशन और शेप दोनों चीज सेम रही, इसमें हाइब्रिडाइजेशन और सेम शेप कैसी है, डिफरेंट है ना, इसमें क्या है, डिफरेंट है, तो आंसर क्या आ गया, सी आ गया। और वाटर और H3O+ में कोई चेंज हाइब्रिडाइजेशन में भी नहीं है और शेप में भी नहीं है, दोनों में क्या है, बेंड शेप है ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टूडेंट मिक्स 3 सोडियम सॉल्ट एक्सीडेंटली, गलती से मिल गया, टू आइडेंटिफाई दिस सॉल्ट सम टेस्ट वर परफॉर्म। When chloromyl chloride test was performed, mixture of the colored gas is released and NaOH turns yellow to give a positive test. तो ये क्या बन गया, PVC सॉरी Na2CrO4 का येलो सोल्यूशन बन गया। इसका मतलब क्या है, क्लोरीन है यहाँ पे, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट दे रहा है। कह रहा है ब्राउन रिंग टेस्ट was positive but the brown color gas was not liberated, intensify using the copper turning and concentrate H2SO4। यानी कि यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन नहीं है, यहाँ पे क्या है, नाइट्रेट है। देखो सॉल्ट एनालिसिस का बेहतरीन सवाल, यहाँ पे क्या है, नाइट्रेट है, ब्रोमीन नहीं है। ब्रोमीन होती तो MnO2 और कॉन्सनेंट H2SO4 डालने पे क्या होती है, इंटेंसिफाई जाती। द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर विद ट्रीटेड विद CaCl3 एंड क्लोरीन वाटर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वॉयलेट रिंग। कह रहा अगर हम वॉयलेट रिंग क्लोरोफॉर्म पे बन रही है तो किसकी बनेगी, I2 की बनेगी। तो आंसर आ गया नाइट्रेट, ब्रोमाइड और, आंसर आ गया क्या, नाइट्रेट नहीं, आंसर क्या था, क्लोराइड, नाइट्रेट और आयोडाइड, क्लोराइड, नाइट्राइट और आयोडाइड। नाइट्रेट या नाइट्राइट कुछ भी हो सकता है, तुमने बाकी ऑप्शन से चेक कर लिया। ठीक, अगला देखते हैं सवाल। अगला कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स शोन बाय द कॉम्प्लेक्स, ये है WA4B2 टाइप का, B2 क्या, BC है, ये कॉम्प्लेक्स है। तो WA4BC कॉम्प्लेक्स के अगर हम आइसोमर बनाए तो यहाँ पे W लिख देते हैं, यहाँ पे W लिख देते हैं, तो ये हो गया A और ये हो गया B और B, एक बन गया। ये बन गए 2, और उसके अलावा कोई तीसरा नहीं बना पाओगे, तो कितने बने इसमें, 2 बन गए। ठीक है ना, तो इसमें कितने बन गए, 2 बन गए, तो आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, एक में बी को क्या रख दिया, इसमें ए को ट्रांस रखा और एक में BC को ट्रांस रख दिया, यही तरीका था और तो कुछ नहीं कर सकते थे। अगला देखो, अगला देखो जरा, इसमें देख लो जरा। AC टर्न्स अपने आप आ जाता है ना। कह रहा है ABC आर 3 कंपाउंड्स ऑफ क्रोमियम विद एम्पिरिकल फॉर्मूला, हमें CrCl3 और H2O6 दे रखा है। इसे लिख लें, क्या ये दे रखा है, CrCl3 और H2O6। कह रहा है ऑल 3 कंपाउंड्स हैव वाटर एंड क्लोरीन आयंस एज लिगेंड्स,
द सब्सटेंट्स आर हीटिंग टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड, द मास ऑफ ए वाज फाउंड टू बी दिस कांस्टेंट। अगर हमें हीट करने पे कांस्टेंट मिल रहा है तो हम इसे कुछ नहीं कहेंगे, बट दैट ऑफ बी सफर्ड लॉस ऑफ वाटर एट 6.7%, which 2.66 ग्राम ऑफ H2SO4 was treated with AgNO3। तो AgNO3 और से कितना मिला, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल गया, यानी कि 0.1 मोल मिला। तो इसे 0.1 मोल होना चाहिए, तो एक Cl बार चाहिए। एक Cl बार इसमें किसमें है, ये 2H2O बड़ा लिखा हुआ है इसमें, ठीक। और कह रहा है क्या कि दूसरा कॉम्प्लेक्स बी कैसा होना चाहिए जिसमें कलर हमारा क्या आ रहा है, इंटेंसिफाई हो रहा है, तो आंसर क्या जाना चाहिए 3। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3 और 4 हो जाएगा, आंसर ए आ गया। बात समझ में आ रही कैसे कर रहे हैं। हम लोगों ने क्या किया कि हमसे जब AgNO3 से 0.1 मोल प्रेसिपिटेट कराया, तो 0.1 मोल प्रेसिपिटेट कराने का मतलब 0.1 मोल यानी एक Cl माइनस ही बाहर होना चाहिए, तो एक Cl माइनस बाहर है, तो आंसर क्या आ गया 4। तो 4 कंफर्म हो गया, और 4 और किसी ऑप्शन में नहीं, तो तीसरा ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 126 ग्राम्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड अंडर एसिडिक कंडीशन विल बी ऑक्सीडाइज्ड बाय। तो 126 ग्राम्स है, तो मोल्स कितने हो गए, मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कितने हो गए, मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आ गया यार 126 डिवाइडेड बाय 126, यानी कि 1 मोल आ गया। अब हम 1 मोल की रिएक्शन लिख लें, तो हम लिख लें क्या कि C2O4 2 माइनस प्लस, या क्या MnO4 को लिख लें MnO4 माइनस प्लस H प्लस गिव्स Mn प्लस 2 प्लस CO2 प्लस वाटर बन जाएगा। बैलेंस कर देंगे रिएक्शन को, तो ये +7 से +2 गया, तो इसके लिए एन फैक्टर आ गया 5, और ये +3 से +4 गया, तो इसके लिए एन फैक्टर आ गया 2, ठीक। तो इसे हम क्या लिखते हैं 5C2O4 2 माइनस प्लस ट्वाइस MnO4 माइनस। तो हमें क्या पता है कि 5 मोल्स ऑफ C2O4 2 माइनस रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ MnO4 माइनस। तो 1 मोल कितने से रिएक्ट करेगा, 1 करेगा, 2/5 मोल से, तो 4 तो करेक्ट है, ठीक। अब कह रहा है K2Cr2 7 से देख लो, तो C2O4 2 माइनस प्लस Cr2O7 2 माइनस गिव्स इन ऑफ H प्लस गिव्स क्या CO2 प्लस Cr +3 में। तो ये इसके लिए +6 से कहाँ, +3 से +6 से कहाँ आ गया, +3 आया, और ये +3 से +4 चला गया, तो इसके लिए एन फैक्टर 2 आ गया, इसके लिए 6 आ गया। तो यहाँ पे 6C2O4 2 माइनस लिख दें प्लस ट्वाइस Cr2O7 लिख दें। तो अगर ये 6 मोल्स से कितना रिएक्ट कर रहा है, 6 मोल्स ऑफ C2O4 2 माइनस रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ Cr2O3। भाई देखो ध्यान से देखना जरा, Cr2O7 4 माइनस से रिएक्ट कर रहा है, और Cr2O7 2 माइनस से रिएक्ट कर रहा है, तो 1 मोल किससे करेगा, 2/3 मोल्स 2/6 से, यानी कि 1/3 मोल्स ऑफ Cr2O7, यानी K2Cr2O7 के कितने मोल्स लगेंगे, 1/3 लगेंगे। तो 1/3 वाला ऑप्शन दे रखा है, ए दे रखा है, तो 1 और 4 आ गया, तो आंसर क्या आ गया, 1 और 4 से आंसर आ गया बी। अगला सवाल देखो, अगला कह रहा है कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स इरिडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिया हुआ विद द फॉर्मूला IrCl, ऐसा है IrClCO PPH3 PPH3। इन दोनों के बीच में हो रही होगी सिनर्जिक बॉन्डिंग। इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है। अब इन दोनों के बीच में अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है, हमसे कह रहा है कि इसे वस्कस कॉम्प्लेक्स कहते हैं, तो तुम्हें एक नाम भी याद हो गया, वस्कस कॉम्प्लेक्स, ठीक। अगर हमें ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर, हमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर CO पे डिक्रीज करना है, CO पे डिक्रीज करना है, यानी बैक बॉन्डिंग हमें क्या करनी है, अच्छी करनी है। यहाँ पे CO ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर हमें डिक्रीज करना, तो यानी कि एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग जो होगी वो बढ़ानी पड़ेगी। एक्सटेंट ऑफ मेटल टू CO बॉन्ड हमें क्या करना, बॉन्ड ऑर्डर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी बॉन्डिंग अच्छी करनी पड़ेगी। तो हमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाले आइटम चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन में अगर हम Cl की जगह CH3 लगा देंगे, तो Cl तो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा था, तो गड़बड़ हो जाएगा। PF3 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कोई फायदा नहीं। PMe3 क्या करेगा, PMe3 जब लगा दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन प्लस आई से इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेगा, तो जो फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन है वो भी ये काम कर पाएगा, जो कि PPS3 में नहीं कर पा रहा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। बात समझ में आई। फॉस्फोरस का जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले PPS3 के साथ रेजोनेंस में था, अब एमी लगाने से क्या होगा, डोनेशन टेंडेंसी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ने की वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। अगला क्या कह रहा है, अगला हमसे कह रहा है वाटर सैंपल इज एनालाइज्ड एंड फाउंड टू हैव कंटेन जिंक मैग्नीज आयरन एंड Mn।
पीपीएम और सीडी हमें पीपीवी में दिया था। मैक्सिमम प्रेस्क्राइब्ड कंसंट्रेशन ऑफ मेटल फॉर ड्रिंकिंग वाटर इन मिलीग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, यानी कि मिलीग्राम पर लीटर में दिया हुआ है, ठीक है। इस दिया है 5.2 और 0.05 और 0.005। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। द वाटर सैंपल हैविंग एक्सेस ऑफ जिंक, वाटर सैंपल में एक्सेस ऑफ जिंक है भाई। अगर मिलीग्राम दे रखा है 0.5 मिलीग्राम पर लीटर दे रखा है, और ये दे रखा है 5 ग्राम्स पर इंटू 10⁻³ कर दें लीटर, तो ये वही आ जाएगा। ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, 5000 अपॉन 5 ग्राम से कितने में दे रखे हैं। पहले में जिंक में देखो, इसमें यार ये दे रखा है ना, इसे लिख देता हूँ मैं। जिंक का दे रखा है 5 ग्राम्स पर मीटर क्यूब दे रखा है, तो ये हो गया 5 ग्राम्स अपॉन 1000 लीटर्स, तो ये 5 इंटू 10⁻³ ग्राम्स पर लीटर आ गया। तो ये एक्सेस में नहीं दे रखा है, इक्वल टू दे रखा है, तो ये नहीं होगा। वाटर सैंपल हैविंग लोअर कंसंट्रेशन ऑफ Mn एंड Cd देन द मैक्सिमम प्रिस्क्राइब कंसंट्रेशन, बिल्कुल नहीं। वो कंसंट्रेशन कैसा है, जो कंसंट्रेशन है वो बराबर है। असली बात जो आएगी कि वाटर पोर्टेबल नहीं, क्योंकि सबकी कंसंट्रेशन सेम नहीं है, तो Fe का कंसंट्रेशन कितना है, 0.5 ppm है, तो ये बात सही आ जाएगी। 0.5 ppm कैसे है, कंसंट्रेशन 0.5 कितना, 0.5 माइक्रोग्राम है, इंटू 10⁻⁻6 कर दिया, ठीक। और पर ml है तो लीटर में कर दिया, तो ये लीटर आ गया। पर ml है तो ml में आ गया, 1 ml में इतने ग्राम्स हैं, ठीक है। और हमसे कह रहा है पीपीएम में बताना है। पीपीएम में हमें जो निकालना पड़ेगा वो कैसे निकालेंगे, देखना जरा। कैसे निकालेंगे, ये निकाल देंगे हम। ये हो गया 0.5 माइक्रोग्राम है, तो इसे हम लिख दें क्या, 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6 +6, ठीक। और ये आ गया 1 ml, मतलब है 1 ml में है, ऐसा लिख दो इसे तुम, कैसा लिख दो यहाँ पे, 0.5 माइक्रोग्राम है। Fe का कंसंट्रेशन गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन कितना है, 5.5 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम पर ml है, यानी कि 1 ml में कितना है, 0.5 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम्स, तो 1 10⁻6 ml में कितना हो जाएगा, 0.5, ठीक। 0.5 क्या हो जाएगा, ppm, सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा ना वो, तो ये आंसर सही डी आ जाएगा अपना, बिल्कुल सही। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इनऑर्गेनिक का कह रहा है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द आइडेंटिफाई PQRS, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। NH3BF3 की रिएक्शन, ये आईडी ने एडवांस से पूछी। जब इसे B23 के साथ हीट करते हैं तो इससे बन जाता है BF3। BF3 की रिएक्शन Al2Cl6 से कराएंगे तो इससे बन जाएगा BCl3। BCl3 हाइड्रोलिसिस होगी तो BOH होल थ्राइस बन जाएगा, और इसका रिडक्शन होगा तो B2H6 बन जाएगा। तो आंसर जो है वो हमारा ए आ जाएगा, ठीक। रिएक्शन याद होनी चाहिए, तो सिंपल सिंपल रिएक्शन है, याद होनी चाहिए, तभी ये आसानी से हो पाएगा, ठीक। अगला देखो, अगला कह रहा है, ये बिल्कुल नोट्स का लिखा हुआ क्वेश्चन, अगर तुम्हें नोट्स याद हो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CFSC ऑफ द कॉम्प्लेक्स हैविंग सेम लिगेंड्स। अगर सेम लिगेंड है तो CFSC क्या होगी, जैसे जैसे Z इफेक्टिव बढ़ता जाता है CFSC भी बढ़ता जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। चार्ज डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे क्या आएगा, CFSC भी बढ़ जाएगी, है ना। तो मतलब वैसे वैसे CFSC बढ़ेगी जैसे चार्ज डेंसिटी बढ़ रही, तो आंसर ए आ जाएगा। लेफ्ट टू राइट जाने से चार्ज डेंसिटी बढ़ती है। कह रहा है कॉम्प्लेक्स विद डैश ज्योमेट्री कैन एग्जिबिट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑन द सेंट्रल एटम। अब देखो इसमें जो ऑप्शन है, अगर हम यहाँ पे लिख दें ऑक्टाहेड्रल लिख दें, ऑक्टाहेड्रल में दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन है, D2sp3 है और sp3d2 है। इसका आंसर अगर लेमली लगाओगे तो ये आ जाएगा, लेकिन टेट्राहेड्रल में भी दो ऑप्शन बन जाते हैं, कौन कौन से, sp3 और D3s। तो मेरे हिसाब से दो आंसर होने चाहिए, लेकिन हम फिर भी एक ही मार्क कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक ही दिया हुआ है तो एक ही मार्क कर लेते हैं। वैसे टेट्राहेड्रल भी होना चाहिए लॉजिकली सोचोगे तो। अगला सवाल क्या कह रहा, इन द फॉलोइंग गिवन पेयर्स वन विद एसिडिक ऑक्साइड एंड न्यूट्रल ऑक्साइड रिस्पेक्टिवली। तो पहला एसिडिक देखना है, तो NO कैसा है, NO न्यूट्रल है, NO न्यूट्रल है। N2O कैसा है, न्यूट्रल। N2O5 कैसा है, एसिडिक। बस यही तीन दे रखे हैं। तो पहला एसिडिक चाहिए और दूसरा न्यूट्रल चाहिए, तो पहला एसिडिक दूसरा न्यूट्रल किसमें है, बी ऑप्शन में। पहला एसिडिक दूसरा न्यूट्रल किसमें है, बी ऑप्शन में। अगला क्या कर रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस द वन दैट फॉर्म्स अ वाइट सॉलिड हैज अ मेल्टिंग पॉइंट।
विद डिसोसिएशन इज इन वाटर टू फॉर्म बेसिक सोल्यूशन। अब बेसिक सोल्यूशन अगर तुमसे पूछ रहा है तो मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट जरूरत ही नहीं, ये सारे कैसे बना देंगे, ये एसिडिक सोल्यूशन बनाएंगे। बेसिक केवल कौन बना पा रहा है, बेसिक केवल Na2O बना पा रहा है, जो इससे NaOH बन जाएगा जिससे बेसिक होगा, बाकी मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट की जरूरत नहीं थी। ठीक, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, द फॉर्म इन विच थाइमीन द बेस प्रेजेंट इन DNA रिमेन्स एट pH 10। pH 10 पे कैसा रहेगा, pH 10 पे ये कैसा रहेगा, ये थाइमीन का स्ट्रक्चर है। बेसिक मीडियम में क्या करेगा, ये टॉटोमराइज हो जाएगा और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, ये टॉटोमरिज्म हो गया, यहाँ चला गया। ये मैं मान रहा हूँ ओलंपियाड का पेपर देने जा रहे हो तो ये बातें थोड़ी थोड़ी याद रहेंगी। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है द कंपाउंड नॉट हैविंग अ प्लेनर मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, कौन किस में नहीं है, ये एलीन है। एलीन हम लोगों ने पढ़ी थी, एलीन कैसे होती है, ऐसे परपेंडिकुलर होती है ना एक दूसरे के, ऐसे ऐसे करके घुमा के देखी थी केमिकल बॉन्डिंग में। तो ये क्या है, ये एलीन है और ये कैसी है, नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर है। ठीक, और हम लोगों ने इंपॉर्टेंट बात क्या लिखी थी, इंपॉर्टेंट बात हमने ये लिखी थी कि जब डबल बॉन्ड इवन नंबर ऑफ होते हैं, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जब क्यूमुलेशन में होते हैं तो वो नॉन प्लेनर होते हैं, और ऑड होते हैं तो प्लेनर होते हैं। तो लिख देते हैं इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आर इन क्यूमुलेशन then it is odd molecule, then it is non-planar molecule। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है ना। और odd number of double bonds are in accumulation, accumulation then it is a planar molecule। ठीक है, कैसा हो जाएगा, प्लेनर मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक, आराम से बात समझ में आ रही, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। इसमें कैसे है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, और ये तो वैसे भी प्लेनर ही है, sp, ये sp2। तो पहले प्लेनरिटी के लिए sp sp2 चेक कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, एलिन वाली बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन की क्या चेक करेंगे, स्टेबिलिटी, ग्रेटर द स्टेबिलिटी greater will be, greater the stability greater will be the rate for SN1 reaction, greater the stability greater will be the rate for SN1 reaction। तो क्या आ जाएगा रेट, इसमें देखो जरा, सब में कार्बोकैटायन बना लो, तो ये प्लस यहाँ पे आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया और यहाँ पे प्लस आ गया। पेपर में भी ऐसे ही करना है, बना के करने की जरूरत नहीं है। ये प्लस एम लगा रहा है, ये माइनस आई और माइनस एम लगा रहा है, ये प्लस आई और प्लस एच लगा रहा है, और ये माइनस आई लगा रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया 1, और सबसे कम स्टेबल हो गया कौन सा, सबसे कम स्टेबल हो गया 2। तो रेट सबसे ज़्यादा 1 में आएगा, फिर 3 में आएगा, फिर 4 में आएगा और फिर 1 में आएगा। ठीक, तो आंसर सी आ गया आपका। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, ऐसा सवाल तो बिल्कुल ही मेंस में भी आने लायक है। क्या कह रहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। तो एक्स को देखो जरा, एक्स तो बना हुआ, वाई को देख लो जरा। वाई में ओ एच यहाँ पे, एच यहाँ पे, एम ई यहाँ पे, एच यहाँ पे, ओ एच यहाँ पे, ओ एच यहाँ पे और एच यहाँ पे, और ई टी यहाँ पे और एच। तो इसमें क्या करो, पहले कार्बन पे 2 इंटरचेंज कर देते हैं। जब 2 इंटरचेंज किए तो ई टी को ऊपर ले गए और ओ एच को, एच को नीचे लाए और फिर ओ एच को लेफ्ट में ले आए, राइट में ले आए मतलब। तो ये हो गया क्या, ये बन गया आफ्टर 2 इंटरचेंजेस, लिख दे 2 आईसीज, या इंटरचेंजेस पूरा लिख देता है।
तो ये ओ एच हो गया, ये एच हो गया। अभी भी ये पूरा एक जैसा नहीं बना क्योंकि लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन अभी भी वर्टिकल लाइन पे नहीं है। तो लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन को वर्टिकल लाइन पे लेके हम क्या करेंगे, लास्ट कार्बन पे क्या करेंगे, दो इंटरचेंज करेंगे, टू आईसीज इसमें भी करेंगे और क्या करेंगे, ये ई टी हो गया, ये ओ एच हो गया, ये एच हो गया, ये एच हो गया, ये ओ एच हो गया, ये यहाँ पे लिख दें एच, यहाँ पे लिख दें ओ एच और ये हो गया एम ई। अब अगर तुमने इसे और पहले और लास्ट वाले मॉलिक्यूल को देखा तो तुम्हें क्या लगेगा, इसे जब एम ई को ऊपर ले जाएंगे तो इन द प्लेन जब इसे रोटेट कर देंगे तो इन प्लेन रोटेशन है तो इससे क्या हो जाएगा, एम ई यहाँ आ जाएगा, सारे एच इधर आ जाएंगे, ई टी इधर आ जाएगा और ओ एच इधर आ जाएंगे। तो ये क्या है, बेसिकली ये मिरर इमेज है किसका, इस मॉलिक्यूल का। ये किसका मिरर इमेज है, इस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज है। जब ये मिरर इमेज है तो हम क्या कहेंगे, ये कैसे हैं आपस में, इनैंशियोमर्स हैं। ये कैसे हैं आपस में, इनैंशियोमर्स हैं, है इनैंशियोमर्स। तो आंसर क्या आ गया, बी आ गया। ये क्या है, इनैंशियोमर्स है तो आंसर क्या आ गया, बी आ गया। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है कि अन अनसैचुरेटेड कंपाउंड एम हाइड्रोकार्बन है, ऑन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन डाइओइक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड हो गया ये और ब्यूटेन डाइओइक एसिड हो गया ये। तो जरा इसे बॉन्ड को ब्रेक कर दो बीच से, यहाँ से ऑक्सीजन ऑक्सीजन देके। तो इसमें 1 2 3 4 कार्बन आ गए और यहाँ पे 1 और 2 आ गए। तो इससे तो बन रहा है, तो ये तो सही है। अब मल्टी करेक्ट तो नहीं होगा ऑब्वियसली, हम मान लेते हैं क्योंकि इसकी जब ओजोनोलिसिस करेंगे तो यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा तो CO2 और निकल जाएगी, ठीक है ना। ठीक, तो इससे तो नहीं बनेगा। इसमें कार्बन जब तोड़ोगे तो यहाँ पे तोड़ा और यहाँ पे तोड़ा तो इसमें आएंगे 1 2 3 ही आ पाएंगे बीच में, तो इससे भी नहीं बनेगा। और इसमें तो ऑब्वियसली नहीं बन पा रहे क्योंकि मिथाइल भी आ रहा है। तो आंसर क्या आ गया, ए आ गया। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है व्हेन 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन इज ट्रीटेड विद ब्यूट 3 इन 2 ओन अंडर अल्कालाइन कंडीशन फॉलोड बाय हीटिंग गिव्स द मेजर प्रोडक्ट एक्स। ठीक है, तो इसे क्या करें हम लोग, NaOH है, NaOH क्या करेगा, एसिडिक H को लेगा तो OH माइनस ने एसिडिक H को लिया, OH माइनस ने एसिडिक H को ले लिया, यहाँ पे निगेटिव आया। अब ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है तो ये एग्जाम्पल जो है वो अपना कौन सा है, ये माइकल एडिशन का एग्जाम्पल है। ये रिएक्शन क्या करेगा, ये इस पे 1 4 अटैक करेगा। रिएक्शन का नाम लिख दो, ये क्या है, माइकल एडिशन है। ये क्या है, माइकल एडिशन है। तो इसने इस पे अटैक किया तो क्या बन गया, यहाँ एक 5 मेंबर की रिंग बनी, ऊपर CH3 आ गया, यहाँ आ गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CO माइनस और CH3। ये वापस आया और इसने क्या बना दिया, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे आ गया CH2 CH2 C डबल बॉन्ड हो और CH3। ठीक, अभी भी OH माइनस हमारे पास है। OH माइनस क्या करेगा, अल्फा से H ले लेगा और क्या बना देगा, देखना जरा ध्यान से। यहाँ पे आ गया CH3 और यहाँ पे आ गया CH2 C डबल बॉन्ड हो और CH2 माइनस। इसने इस पर अटैक कर दिया, ये ऊपर चला गया और कितने मेंबर की रिंग बनी, देखना जरा, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बन गई। तो इससे 6 मेंबर की रिंग बना दो, 6 मेंबर की रिंग बनाई। यहाँ पे आ गया O पे आ गया माइनस, ये आ गया 1, ये आ गया 2 पे लगा हुआ है CH3, फिर ये आ गया क्या, सॉरी ऐसे मत होना, पहले 5 मेंबर की रिंग बना लो एक, और इस पे एक 6 मेंबर की रिंग बना देता है। ठीक, नंबरिंग कर देते हैं, यहाँ पे आ गया O माइनस, यहाँ पे आ गया CH3 और यहाँ पे आ गया 1 2 3 4, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड हो। ये वाटर मतलब OH माइनस साथ जब वाटर से क्या करेगा, ये H प्लस ले लेगा और क्या बना देगा, ये आ गया OH और यहाँ से 6 मेंबर की एक रिंग बन गई, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और CH3 आ गया। इसे OH माइनस साथ हीट किया तो ये E1C भी हुई, ये E1C भी हुई और क्या बन गया, ये बन गया एक 5 मेंबर का रिंग, एक 6 मेंबर की रिंग बनी। उसके साथ एक रिंग 5 मेंबर की एसोसिएटेड है जिसमें यहाँ पे आ गया है CH3, जिसमें यहाँ पे लिख दो CH3 कैसा आ गया, यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ गया O। तो ऐसा ऑप्शन जो तुम्हें मिलेगा वो कौन सा मिल जाएगा, ऐसा ऑप्शन हमें मिल रहा है
बी ऑप्शन में तो आंसर आ गया। माइकल एडिशन का क्लासिकल एग्जाम्पल है, इसमें ज्यादा हौच पौच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माइकल एडिशन तो आसानी से कर ही दोगे, है ना। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें अगली रिएक्शन देखनी है, क्या कह रहा है इसमें। जब देखेंगे तो CH3 MgBr, ये आइसोप्रोपाइल MgBr है, तो साइनाइड पे क्या करेगा ये साइनाइड पे क्या करेगा, यहाँ निगेटिव बनाएगा, इस पे अटैक होगा, ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे आ गया CH2, ये बन गया डबल बॉन्ड N- और MgBr हो गया। फिर ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, NH4Cl के साथ क्या होगी, हाइड्रोलिसिस होगी एक्वा से, और ये बन गया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ गया CH2, ये बन गया। और फिर कराई हमने रिएक्शन किससे, NH2 और KOH के साथ हीट किया, तो इससे जो बन गया, इससे यहाँ बन गया CH2 और यहाँ पे बन गया ये। तो ऐसा ऑप्शन ए ऑप्शन में आ रहा है, देखो ए बना दिया हमने। ठीक है, जो ऑप्शन आ रहा है वो मिलाते चलो, बस बनता जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द सेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें B2H6 THF H2O2 से रिएक्शन कराई, तो कैसे कराएंगे। देखो भाई, जब रिएक्शन कराएंगे तो इसकी कैसे कराएंगे यार, ये देखना कि B2H6 THF से हम ये कराने के लिए कहेंगे कि एडिशन कैसा होगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ से एडिशन कराएंगे, तो पीएच यहाँ आ जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा। ये क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, और इन्हें डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक, और K2 से R2O7 के साथ जब हीट कराओगे तो ये क्या होगा, 2 डिग्री अल्कोहल है, ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा भाई। 2 डिग्री अल्कोहल क्या होगा, सीधे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर ए आ जाएगा अपना। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला कह रहा है द फॉलोइंग प्रोडक्ट पी गिवन बिलो इज ऑब्टेन्ड बाय द एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ। एल्डोल कंडेंसेशन किसका किसका कराएंगे, तो हमें 4 pH चाहिए। अगर 4 pH चाहिए तो 1 मोल ऑफ डाई बेंजाइल कीटोन ले लें। मान लो अगर हम इसे डाई बेंजाइल कीटोन ले लें, डाई बेंजाइल कीटोन क्या है, ये डाई बेंजाइल कीटोन है ना। ठीक, और इसकी रिएक्शन बेंजिल से करा दें। हम लोगों ने बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट में ये पढ़ रखा है, जब इसकी OH- से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, ये H लेके इस पे अटैक करेगा, ये H लेके इस पे अटैक करेगा, तो ये 5 मेंबर की एक रिंग बन जाएगी। ऊपर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे पीएच आ जाएगा, यहाँ पे पीएच आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा OH और पीएच आ जाएगा, और यहाँ पे OH और पीएच आ जाएगा। फिर यहाँ पे H है और यहाँ पे H है, तो यहाँ पे OH- साथ हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये निकल के ये यहाँ पे पीएच आ गया, यहाँ पे पीएच आ गया, यहाँ पे पीएच आ गया, और यहाँ पे पीएच आ गया। तो आंसर क्या आ गया, आंसर सी आ गया। ठीक है, हिट एंड ट्रायल से करना था, सारे ऑप्शन चेक करने चाहिए, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। ऑर्गेनिक सरल लग रही है ना। कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ पी एंड क्यू फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब LiAlH4 क्या करता है, LiAlH4 एल्कोहल को रिड्यूस कर देगा, साइनाइड को रिड्यूस कर देगा, और इस वाले एस्टर को भी रिड्यूस कर देगा। ठीक है, और सब में क्या बना देगा, CH2OH, यहाँ बन जाएगा CH2NH2, और बाकी जगह OH, यहाँ बन जाएगा OH, और यहाँ बन जाएगा CH2OH। तो ऐसा ऑप्शन देखो, NH2 और CH2OH वाला ऑप्शन तो एक ही रहा, लेकिन जो NaBH4 है, NaBH4 साइनाइड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, केवल कीटोन को रिड्यूस करेगा। NaBH4 क्या करेगा, रिड्यूसेस ओनली कीटोन, रिड्यूसेस ओनली कीटोन, तो केवल कीटोन रिड्यूस होगा, तो आंसर अपना सी बन जाएगा। देखो जरा प्रोडक्ट, आंसर अपना सी बन जाएगा ना। देखो केवल कीटोन ही रिड्यूस हुआ, बाकी तो कुछ रिड्यूस हुआ नहीं, ऐसा छोड़ दिया सबको। ठीक है, आराम से हो पा रहा है। अगला क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है कि an amount of 0.45 grams of organic compound X containing C, H and N or combustion produces 1.1 grams of CO2 and 3.3 grams of water। एम्पिरिकल फार्मूला पूछ रहा है, तो बेसिकली तुमसे दो चीजें पूछेंगी, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन से अगर हम निकाल लें
परसेंटेज ऑफ कार्बन, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला में परसेंटेज जरूरत होगी, एम्पिरिकल फार्मूला में क्या जरूरत होगी, परसेंटेज की जरूरत होगी। तो कार्बन हाइड्रोजन का निकाल देंगे, 100 में से माइनस कर देंगे तो नाइट्रोजन का आ जाएगा, फिर एम्पिरिकल फार्मूला वाली टेबल बना देंगे और सवाल खत्म हो जाएगा। चलो लगाते हैं। फार्मूला क्या होता है, 12/44 इंटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ CO2 कितना आ गया 1.1 डिवाइडेड बाई 0.45 इंटू 100। इसे जब सॉल्व कर दोगे तो 66.66% आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, 2/18 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 0.45 इंटू 100, तो इससे आ जाएगा 7.4%। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन विल बी 100 माइनस 66.66 प्लस 7.4, यानी कि 25.93%। तो हमें तीनों के परसेंटेज पता लग गया। अब परसेंटेज पता लग गया तो हम टेबल बना लेते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे लिखते हैं एलिमेंट, फिर लिखते हैं क्या, मास, मोलर मास लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं परसेंटेज, यहाँ पे लिख देते हैं सिंपल रेशियो, सॉरी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर लिखते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं सिंपल रेशियो। तो हमारे पास क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, 12, 1 और 14। ये है 66.66, ये आ गया 7.4 और ये आ गया 25.93। सबके इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए मोलर मास से डिवाइड कर दिया, 93 है डिवाइडेड बाई 14, तो ये हो गया 1.85, ये हो गया 7 पॉइंट, और ये हो गया कितना 5.55। सिंपल रेशियो निकालने के लिए क्या किया, 1.85 से डिवाइड कर दिया, तो ये 3 आ गया अप्रोक्सीमेट, ये आ गया 5.5 सॉरी 7.4 डिवाइडेड बाय 1.85, तो ये आ गया 4 और ये आ गया 1। ठीक, तो आ गया क्या, C3H4n आ गया आंसर। तो C3H4n आंसर है क्या, है, बिल्कुल है। तो आंसर क्या आ गया, सी आ गया। सवाल में ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी से लग जाएंगे, लेकिन बस थोड़ा लगाने पड़ेंगे यार, है ना, थोड़ी मेहनत तो लगेगी लगेगी, ओलंपियाड है। अगला क्या कर रहा है, हेप्टेन 2,6-ON was treated with aqueous alkali and heated, the major product obtained। अब देखो क्या है, हेप्टेन 2,6-ON है, ये बिल्कुल कॉपी के लिखे क्वेश्चन है। ये 2 हो गया, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया, और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 अपने पास में। ठीक, अब क्या किया, OH माइनस साथ हीट किया, तो इसने H को लिया, क्या बना दिया, यहाँ से नेगेटिव बना दिया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, इस नेगेटिव ने इस पर अटैक किया, तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बन गई, एल्डोल हो रही है, 6 मेंबर रिंग बनी, O माइनस बना, और यहाँ पे आ गया CH3, 2 पे आ गया क्या, ये तो ये हो गया 6 5 4 3 2 1। वाटर से H मिल गया इसे, वाटर से H मिला, OH और CH3 हो गया, फिर OH माइनस साथ हीट किया, तो क्या बन गया इससे, एल्कीन बन गई। तो क्या बन गया, ये बन गया, इसमें नंबरिंग करो तो 1 2 3, तो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 2 इनोन बन गया। तो आंसर क्या आ गया, डी आ गया। तुमसे IUPAC भी पूछ ली और हेलो मतलब वो भी करवा ली, एल्डोल भी करा ली। अगला सवाल तो आसान सवाल है, कह रहा नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स इन स्फिंगोमेलिन एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लास ऑफ लिपिड्स विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज। कितने कायरल हैं, तो इसमें तो ये कायरल है और एक ये कायरल है, बाकी कोई तो कायरल है नहीं, तो आंसर सीधा 2 आ जाएगा। बोलो, सीधा 2 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग आयन द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर साइट इज। कौन सबसे तेजी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसमें नाइट्रोजन पे प्लस लगा वो सबसे आसानी से निकालेगा, तो ऐसा आ जाएगा। नाइट्रोजन पे देखो रेजोनेंस नहीं देखेंगे, नाइट्रोजन पे अगर प्लस चार्ज है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन तुरंत छोड़ने की काबिलियत रखता है, तुरंत छोड़ के क्या बना देगा, एस बना देगा। ठीक, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स ऑफ द कंपाउंड्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर रिस्पेक्टिवली। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, DU या DBE का, ये हो गया C+1 माइनस एक्स प्लस H माइनस N/2। तो पहले के लिए देख लो, पहले के लिए DB कितनी आ जाएगी, पहले के लिए DB आ जाएगी 13 + 1 माइनस 9 + 1
माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगी 14 माइनस 5 यानी कि 9 आ गई। तो इसी से आंसर निकाला है, आंसर सी आने वाला है। हम लोगों को पता लग गया क्योंकि 9 तो एक ही ऑप्शन में दे रखा है। इसके लिए डी भी निकालो सेकंड वाले के लिए। सेकंड के लिए आ जाएगी 3 प्लस 1 माइनस 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 4 माइनस 3 आ गई यानी कि 1 आ गई। थर्ड वाले की यहाँ निकाल देते हैं डी बी, ये आ जाएगी 11 माइनस 7 प्लस 1 बाई 2, तो 11 माइनस 4 यानी कि 7 आ गई। तो आंसर तो सी आना था, सी ही आ गया। कोई मुश्किल समस्या परेशानी इसमें नहीं आई। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है मैच द फॉलोइंग विच इन द मैच द फॉलोइंग इन विच एस्टल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट कंपाउंड्स यूजिंग द स्पेसिफिक रिएजेंट्स। अब हमें एस्टल्डिहाइड से प्रोटोनल्डिहाइड बनाना है। ये हमें बनाना है किससे, ये हमें फॉर्म करना है एस्टल्डिहाइड से। तो ये एल्डोल करा दें इसकी सीधे, NaOH और हीट कर दें तो एल्डोल हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 2। अब हमें अगर एस्टल्डिहाइड से आइडो फॉर्म बनानी है तो इससे I2NaOH से रिएक्शन करा दो तो CHI3 बन जाएगा। तो हमें CHI3 बनाने के लिए क्या चाहिए, I2NaOH चाहिए। तो इससे आंसर आ जा रहा है क्या, आंसर आ जा रहा है, इससे आंसर हमारा आ जा रहा है क्या, 1 का 2, 3 का 4, तो आंसर हमारा डी आ जा रहा है। और इथाइल एसीटेट बनाना है, इथाइल एसीटेट बनाने के लिए क्या करेंगे, या क्लोराइड बनाना है तो क्लोराइड बनाने के लिए क्या करेंगे, डाइक्रोमेट लेंगे और PCl5 ले लेंगे। डाइक्रोमेट से क्या होगा, एसिड डाइक्रोमेट ले लेंगे तो H2Cr2O4 ले लिया, H2Cr4 ले लिया, तो इससे क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। एस्टल्डिहाइड है यार ये, है ना, एसिड गलती से लिख गया, ये एस्टल्डिहाइड है, तो इससे एसिड बना और इसकी फिर PCl5 से रिएक्शन हो गई, तो क्या बन गया, CH3COCl बन गया। बन गया, आसानी से बन पा रहा। रिएक्शन तुम्हें याद होनी चाहिए और कोई तरीका नहीं है। और फिर लास्ट वाले का तो फर्स्ट आ ही जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ गया, डी। आंसर केवल 2 स्टेप से आ जा रहा था, ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। अगला कह रहा था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल इज। अब इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रेडिकल है, ये कैसा है, ये 2 डिग्री है, ये विनाइलिक है, ये एलाइलिक है, और ये एलाइलिक विद एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, एलाइल विद एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। ठीक, तो आंसर क्या आ गया, सबसे ज्यादा स्टेबल है 4, 4 के बाद आ जाएगा 2, 2 के बाद आ जाएगा 1, 1 के बाद आ जाएगा 3। तो ऐसा ऑप्शन बी ऑप्शन दे रखा है, तो बी में मार्क कर दिया। सिंपल सवाल है, देखो सारे सवाल मुश्किल नहीं आते। क्या कह रहा है, कह रहा है पीस 2 ग्राम पीस ऑफ ड्राई आइस इज ड्रॉप्ड इन अ 5 लीटर वेसल। ड्राई आइस है यानी कि CO2 है ना, ठीक, is dropped in a 5 liter glass vessel containing air at 180 m and 25 degree centigrade and the vessel is sealed. After some time the dry ice disappear। अगर ड्राई आइस उड़ गई है तो क्या होगा, ड्राई आइस उड़ के किस में कन्वर्ट हो गई, CO2 गैस में। जब CO2 गैस में कन्वर्ट हुई तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इनिशियल से थोड़ा सा, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कर रहा हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन पे चेंज नहीं पड़ेगा क्योंकि वो जितना प्रेशर बढ़ाई उतना एड ऑन प्रेशर में भी हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ जाएगा, इनिशियल में जो नहीं था वो पार्शियल प्रेशर ऑब्जर्व होगा तुम्हें। और टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 जो 2 ग्राम कॉपर जो CO2 है वो भी अब गैस फॉर्म में पहुंच गई। ठीक है, इवेपोरेशन से तो कोई लेना देना है नहीं, तो आंसर इसका बी और सी आ गया। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द साइकिल शोन बिलो इन 0.1 मोल्स ऑफ परफेक्ट गैस अंडरगोस रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस ABCDA। गिवन कह रहा है CV इज इक्वल टू 3/2R इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। ठीक, तो इसे कैसे करेंगे, तो ये कह रहा है कि ये हमें एक साइकिल प्रोसेस दिया हुआ है साइक्लिक, इसे कैसे करना है देखना जरा। ये हमारा क्या हो गया, ये आइसोबारिक हो गया, ये आइसोकोरिक हो गया, ये आइसोबारिक हो गया और ये आइसोकोरिक हो गया। ठीक, तो एक काम करो, पहले TB और TC पे टेम्परेचर निकाल लेते हैं। तो TB पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा, TB पे टेम्परेचर कितना होगा, TB विल बी इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हमें V और P पता है तो PV अपॉन R लिख दें इसमें। तो इसे लिख दें TB विल बी इक्वल टू PV अपॉन R इंटू N। तो ये हो जाएगा P कितना है 380 m, V है
1 लीटर डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 0.0821। ठीक, इसे 0.1 आर ही लिख देते हैं, छुट्टी करते हैं ना, 0.1 आर लिख दो इसे। तो इसे 0.1 आर की अच्छा वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 3/0.1 इंटू कितना आ जाएगा 0.0821। तो ये जो आया टेम्परेचर, ये आ गया कितना हमारा, ये आया हमारा 365.8 केल्विन। तो ये आंसर हो गया। लेकिन अभी मल्टी करेक्ट भी हो सकता है ना, ये बड़े वाले सवाल हैं। टीसी निकाल लो, टीसी कितना आ जाएगा, टीसी जो आ जाएगा, वॉल्यूम डबल हो गया तो इसका टेम्परेचर कितना आ जाएगा, टेम्परेचर भी डबल आएगा, क्योंकि टी सी विल बी पी वी अपॉन आर इंटू एन। अगर ध्यान से देखो तो पी की वैल्यू तो 3 ही है, वॉल्यूम हो गया 2 अपॉन आर हो गया इंटू 0.1 हो गया। तो ये इसका ये डबल आ जाएगा, 265.8 इंटू 2 आ जाएगा, यानी कि ये आ गया 731.6 केल्विन। ठीक, अब ये दोनों पता लग गया हमें टेम्परेचर्स। अब हमें क्यू निकालना है, WBC निकालना है। WBC कितना आ जाएगा, WBC विल बी इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल हमें कितना दिया हुआ है 3 ATM, और डेल्टा वी कितना हो गया 1। तो ये हो गया -3 इंटू 101.3 करेंगे तो ये आ जाएगा 303.9 जूल्स। तो यानी कि सी आंसर नहीं है। ठीक, अब क्यू बी सी निकाल लो। तो डेल्टा यू बी सी विल बी इक्वल्स टू क्यू बी सी माइनस या प्लस डब्ल्यू बी सी। यू बी सी कैसे निकालेंगे, यू आ जाएगा 0.1 मोल्स है, सी वी की वैल्यू है 3/2 इंटू आर इंटू डेल्टा टी कितना आ गया, डेल्टा टी आ गया 365.8 इज इक्वल टू क्यू बी सी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू जो आ गई वो आ गई -303.9। इसमें आर की वैल्यू रख दो 0.1 इंटू 3/2 इंटू 8.314 इंटू 335.8 इज इक्वल टू क्यू बी सी -303.9। ठीक, इसे सबको सॉल्व करोगे पूरे को तो क्यू बी सी जो आएगा वो एग्जैक्टली 760, एक मिनट यार, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 760.0.8 के लगभग आएगा, तो 760 आ रहा तो आंसर मार देंगे। अब डेल यू ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी परफेक्ट गैस के लिए हमेशा 0 होता है, यहीं से डी यू की डेफिनेशन आती है। जो डी यू होता है वो किसके बराबर होता है, डी यू होता है डेल यू ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी डी वी प्लस डेल यू ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी डी वी। ठीक, तो ये जो नंबर है टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है। तो डीवी डेल यू ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी कितना होता है आइडियल गैस के लिए, 0 होता है। ठीक, और यहाँ पे डी टी कर दो, और ये हो जाता है सीवी के बराबर। तो डेल यू किसके बराबर होता है, सीवी डी टी के बराबर हो जाता है इस तरह से। तो आंसर ए बी और डी आ जाएगा। ठीक, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन के बारे में फिर से बात करने को आ गई, और इसमें हम लोगों ने एटॉमिक के सवाल कम देखे, आयनिक के सवाल और भी कम देखे, देख रहे हो ना। इक्विलिब्रियम आया, कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द बाइनरी सोल्यूशन। द वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन एट टी एंड पी इक्वल्स टू द सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ द प्योर कंपोनेंट ऑफ टी एंड बी। ये तो गलत है, ये केवल ट्रू किसके लिए है, ओनली फॉर, इसे लिख देते हैं ओनली फॉर आइडियल सोल्यूशन, ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी मिक्सिंग एंड डेल्टा एस मिक्सिंग आर नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली। सही बात है, कोई सा भी सॉल्यूशन मिलाओ, अगर मिक्सिंग हो रही है तो डेल्टा जी निगेटिव होगा और डेल्टा एस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस आर नेग्लिजिबल इन आइडियल सॉल्यूशन। नहीं, हम नेग्लिजिबल होते नहीं, हम लोग मानते हैं, वी जस्ट अज्यूम्ड इट, वी एज्यूम इट, लेकिन होते नहीं है। मिक्सचर ऑफ एनेक्सिन और हेप्टेन तो नियरली आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है, ये बात बिल्कुल एग्जैक्टली सही लिखी हुई है, तो आंसर आ गया बी और डी। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि हीट ऑफ कंबशन इन किलोजूल पर मोल ऑफ इथेन प्रोपेन एंड ब्यूटेन आर दिस रिस्पेक्टिवली 100 ग्राम ऑफ ईच अंडरवुड कंप्लीट कंबशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो अगर हमें C2H6 के लिए हमें निकालना हो तो कितना आ जाएगा, ये हमें पर मोल में दी हुई है और हमें 100 ग्राम दिया हो, तो 100 ग्राम अपॉन 30 इन 2 आ जाएगा कितना 1560, यानी कि इससे आ रहा 5200।
जूल्स, किलो जूल्स सॉरी। हमें C3H8 के लिए कितना दिया हुआ है, 100 अपॉन C3H8 का मोलर मास हो गया 44, 12×36 और 8 44, ठीक है। इन टू इसके जो एनर्जी दी हुई है 220 दी है माइनस में, तो ये माइनस का आ गया 5045 किलो जूल। और C4H10 जो है इसकी हमें दे रखी है कितनी, 100 अपॉन हो जाएगा 58 इंटू इसकी जो वैल्यू दे रखी है -2878 दे रखी है, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस का 4962 किलो जूल, माइनस में ही आ रहा है सब चीज़ें, ठीक है। ये माइनस में ही किया मैंने। अब क्या कह रहा है कि हीट जनरेटेड बाय द कंबशन ऑफ प्रोपेन विल बी मैक्सिमम, नहीं है, वो तो किससे है, इथेन से। और ब्यूटेन से जो हो रही है, ब्यूटेन से मिनिमम हो रही है, सही। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर द वर्क डन ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ इथेन इज मिनिमम, बिल्कुल सही है। अगर हीट ज्यादा रिलीज हो रही तो वर्क कैसा हो जाएगा, मिनिमम, क्योंकि डेल्टा यू को हमें सेम रखना है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वर्क डन ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ ब्यूटेन इज मैक्सिमम, ये भी सही बात है। तो आंसर हमारा बी, सी और डी हो गया, ठीक है। अगला देखो, अगला कह रहा है पीएच टाइट्रेशन कर्व ऑफ एक्वा सॉल्यूशन। हम लोग आयनिक की बात कर रहे थे, आयनिक का सवाल आखिरकार आ ही गया। तो कह रहा है पीएच कर्व फॉर द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सिंपल एलिफेटिक एमिनो एसिड विद जनरल फार्मूला CH NH2CHR COH अगेंस्ट KOH इज रिप्रेजेंटेड बिलो, ठीक। अब इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है सही, जो एमिनो एसिड है वो मेनली एग्जिस्ट कैसे करता है, ज़ोट्राइन के फॉर्म में करता है। मतलब पॉजिटिव में जब हम क्या करेंगे, एमिनो एसिड जो है वो मेनली कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, जब 0 डिग्री, जब 0% टाइट्रेशन किया है तो वो किस फॉर्म में है, प्लस फॉर्म में। पॉइंट ए पे कैसी पीएच है, ये पीएच एसिडिक है, ये पीएच एसिडिक है, तो CO माइनस इस तरह से एग्जिस्ट करेगा इनके इक्विलिब्रियम के बीच में। और बी पॉइंट पे ज़ोट्राइन आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि पीएच ऑलमोस्ट 7 के बराबर आ रही, तो ज़ोट्राइन एग्जिस्ट करेगा। और पॉइंट सी पे ये बेस की तरह एग्जिस्ट करेगा, तो एन से प्लस चला जाएगा, तो आंसर ABCD चारों आ जाएंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला कह रहा है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट was treated against the reagents and identify the correct statement। जब NH4OH कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हमें किससे करानी है, हमें करानी है NH4OH से। NH4OH से कराएंगे तो COOH होल ट्वाइस बनेगा, जो फर्दर अमोनिया से रिएक्शन करके क्या बना देगा, CuNH3 होल 4 2+, तो ये डीप ब्लू आ जाएगा, ठीक। तो ये पहला तो स्टेटमेंट हो गया गलत, इनकरेक्ट बताना, तो पहला गलत हो गया, ठीक। इनकरेक्ट ही बताना है। कह रहा है कि X इज ट्रीटेड विद H2S इन एसिडिक मीडियम, इसे अगर हमने H2S से एसिडिक मीडियम में डिसॉल्व करा दिया तो ये CuS ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट आया, जो H+ में डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन KOH में इनसॉल्युबल होगा, KOH में इनसॉल्युबल होगा और H+ में डिसॉल्व हो जाएगा। अगर तुम्हें याद आ रही हो रिएक्शन, तो यहां तक हो जाएगा, ठीक। अब अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि तो ये तो गलत हो गया। कह रहा है एक्स ऑन ट्रीटमेंट विद किया इन वीकली एसिडिक मीडियम गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ CuI2, तो Cu2+ की रिएक्शन 4I- से कराएंगे तो ट्वाइस CuI बनेगा और I2 बनेगा, तो आयोडीन निकलेगी इससे, तो ये भी गलत हो गया, Cu2I नहीं CuI बनेगा, इसलिए ये गलत हो गया। एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ X व्हेन ट्रीटेड विद BaCl2 गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट, तो ये बात सही हो जाएगी, क्योंकि BaCl2 के साथ जब CuSO4 की रिएक्शन होगी तो BaSO4 का वाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा, ठीक। ठीक है, बोलो, क्लियर है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, क्लोरीन की रिएक्शन Cl2 गैस can be prepared by the action of concentrated H2SO4 a mixture of sodium chloride and magnesium dioxide, identify the correct relation। तो क्लोरीन की रिएक्शन जब H2SO4 से कराएंगे तो पहले HCl निकलेगी और HCl में MnO2 डालने पे Cl2 निकलती, तो ये बिल्कुल लैब मैनुअल वाली रिएक्शन है, सामने सामने लिखी हुई, आसानी से करी जा सकती है, ठीक। अगला देखते हैं। कह रहा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल एब्सेंट asserts that the transition metals compounds are thermodynamically stable when they have a total of 18 electrons on the central atom। ऐसे हम EN रूल की तरफ में भी पढ़ते हैं, which includes the metal d electrons and the electron provided by the ligands to attach to the metals। 18 इलेक्ट्रॉन रूल इज ऑब्जर्व बाय किसके किसके द्वारा हो रहा है ऑब्जर्व, ये देखना हम लोगों को।
तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल किसमें किसमें ऑब्जर्व हो रहा है ये देखेंगे तो इसमें कितना आ रहा है, आयरन में कितना आ गया, आयरन में हो गया 26, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, विच इंक्लूड मेटल्स डी इलेक्ट्रॉन और प्रोवाइडेड बाय द लिगेंड्स, और 10 इलेक्ट्रॉन इसने दिए सीओ ने, तो इसके हो गए कितने 18। निकल में थे 10 प्लस 8, तो ये कितने हो गए 18 हो गए। एमएन में कितने थे 7 प्लस 10, तो ये 17 हो पाए। क्रोमियम में थे 6 प्लस 12, तो ये 18 हो गए। तो इसमें जो बात लिखी हुई है ना वो थोड़ी सी मिसलीडिंग लिखी हुई है। जब 18 इलेक्ट्रॉन रूल करते हैं तो डी इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ एस इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट करते हैं हम लोग, तो मैं थोड़ा मिसलीड करने के लिए बता दिया कि केवल डी वाले ही काउंट कर लो, इसलिए गड़बड़ हो रही तुम्हारी। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, द नंबर ऑफ ब्रिजिंग कार्बोनिल ग्रुप्स इन CO टू CO8 इज 2। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। कैसे बनता है CO टू CO8, ये इस तरह से बन जाएगा, और ये भी मैंने कॉपी में बनवाया हुआ है ना, ठीक है ना, यूट्यूब वाले लेक्चर्स उठा के देखोगे तो मिल जाएगा। और B5H10 जो है वो बोरेन नहीं है, B5H10 बोरेन नहीं है। इसमें लोन पेयर कितना है, इसमें तो लोन पेयर जेनॉन पे ही है एक, और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर एंड XeF2 है 2 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, बिल्कुल नहीं। 2 बॉन्ड पेयर है लेकिन लोन पेयर तो कितने हो जाएंगे, लोन पेयर XeF2 में कितने हो जाएंगे, 3 यहाँ से 3 यहाँ से 6 और 2 और 3 9 हो जाएंगे, ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि ये हमें रिएक्शन दी हुई है एक बड़ी सी, ट्राई इथाइल ऑर्थो फॉर्मेट दिया हुआ और इसकी एक्रेल्डिहाइड से रिएक्शन कराई HNO3 से। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एसिटल एक्सचेंज रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है, एसिटल एक्सचेंज हो जाते हैं इससे। और ये क्या है, वाटर प्रोड्यूस इन द रिएक्शन टेकन आउट इक्विलिब्रियम, जो हम क्या कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस बचाने के काम आएगा। ये कन्वेंशनल रिएक्शन नहीं है, ठीक है, ये कन्वेंशनल रिएक्शन नहीं है, और एग्जाम्पल ऑफ रीअरेंजमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है टेंडेंसी टू अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। क्या कह रहा है, कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा है कि पायरोल के साथ, पायरोल बिल्कुल भी जो एट नॉर्मल टेम्परेचर्स, एट नॉर्मल टेम्परेचर इट डज नॉट गिव कैनिजारो। ये जो जो क्लोरल है ये तो हाइड्रोलाइज ही हो जाता है OH माइनस के सामने आके, OH माइनस सामने आके हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो CCl3 माइनस और HCO माइनस बना देगा, ठीक। और इसमें इसके लोन पेयर की रेजोनेंस की वजह से इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत कम हो जाता है, इसलिए ये भी नहीं दे पाता, लेकिन ये दे लेता है। तो थायोफिन अंडरगोज, हमें बताना इनकरेक्ट बताना है, थायोफिन विल अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन, सही बात है, ओनली क्लोरल विल नॉट अंडरगो, ये गलत बात हो गई। कौन कौन नहीं दे रहा है, ये तीनों नहीं दे रहे, और चारों मॉलिक्यूल्स कैनिजारो नहीं देंगे, जब 3 नहीं दे रहे हैं तो चारों कैसे ही देंगे, ठीक। अगला सवाल, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। कह रहा है कि इन हेलोफॉर्म रिएक्शन द ट्राईहेलोजिनेटेड कंपाउंड इज फॉर्म इज देन सब्जेक्टेड टू ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय हाइड्रोक्साइड आयन और CO ग्रुप पे करते हैं, प्रोड्यूसिंग टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट व्हिच इवेंचुअली ब्रेक डाउन टू ClX3 बनाता है। अब हमसे क्या कह रहा है कि कार्बोक्सिलेट बना रहा है, तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। अब इसमें कौन कौन से करेक्ट है, तो क्यू जो है, क्यू में स्टेरिक एंट्रेंस बहुत ज्यादा है, और स्टेरिक एंट्रेंस वजह से क्यू जो है वो हेलोफॉर्म नहीं दे पाएगा। बाकी ये एक्टिव मिथाइलिन साइट है, ये इसमें CH3 है, और ये यहाँ से ऑक्सीडाइज होकर कीटोन बना देगा, तो PRS विल गिव आइडोफॉर्म और क्यू विल नॉट टेक। तो आंसर आ गया डी। तो यार पेपर में सवाल तो ज्यादा मुश्किल नहीं था, और ये पीरियोडिक टेबल तुम्हें गिफ्ट के तौर पे दी जाती है, पेपर में ही होती है, मैंने कुछ नहीं किया इसमें। तो तुम पेपर डाउनलोड करके इसे सवाल को ला के देखोगे तो होपफुली तुम्हें 2025 वाले जो NSCC होने वाला है कमिंग संडे को, उसमें तुम्हें आराम मिलेगा। खूब सारी पढ़ाई करते रहो यार, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और हमें ग्रो करना है, तो खूब सारा कंटेंट मेरे को पता है डालना, और तुम्हें बहुत सारा ध्यान से पढ़ना है, सेलेक्ट होना है, ठीक है। NSCC क्वालिफाई हो जाए कमेंट करके बताना, फिर हम लोग ओलंपियाड के लिए प्रॉपर पढ़ेंगे, हम लोग ओलंपियाड के बैच लगा देंगे पूरा, ठीक है। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो और खूब सारी पढ़ाई करते रहो।